इस साल ना जाने कितनी फिल्में रिलीज हुई हैं, लेकिन पूरी दुनिया को जिस फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार था वो अब रिलीज हो चुकी है। मतलब अगर आपने 2009 में अवतार फिल्म के बारे में सुना होगा और आपको जरा सा भी इस बात का पछतावा है कि उस समय हमें इस मूवी को थिएटर में देखने का मौका नहीं मिला, तो आज के दिन यानी पूरे 13 सालों के बाद आप अपने दिल से ये बोझ हटा सकते हैं, क्योंकि आखिरकार अवतार फिल्म का दूसरा पार्ट अवतार द वे ऑफ वाटर थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। आज मैं आपको इसी फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए जो शायद आपको पिछले 10 सालों में भी ना मिला हो, तो प्लीज इस मूवी को थिएटर्स में जाकर जरूर देखना। ये कहानी है हमारी यानी इंसानों की, जिन्होंने 2154 में पेंडोरा प्लेनेट की खोज की थी। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस प्लेनेट के साथ भी उन्होंने वही किया जैसा उन्होंने हमारे अर्थ के साथ किया था। जैक सली जो एक पैरालाइज सोल्जर था, उसे मौका मिला उन एलियंस के जैसा बनने का, मतलब सच में उनके जैसा बनने का। लेकिन उसकी सोच बाकी इंसानों से अलग थी। जैक अपने शरीर को छोड़कर उन एलियंस के साथ रहने लगा और उसे वहाँ के लोगों से इतना लगाव हो गया कि उसने इंसानों के खिलाफ ही बगावत कर दी। इस लड़ाई में कई लोग मारे गए, लेकिन आखिरकार जैक ने सभी इंसानों को पेंडोरा प्लेनेट से हमेशा के लिए निकाल दिया। और अब इसके बाद कहानी शुरू होती है अवतार 2 की। अब इंसानों को वापस गए पूरे 1 साल हो गए थे। जैक और उसके कबीले की मुखिया की बेटी नेतीरी का एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने नेतियम रखा। अब जैक सली के 4 बच्चे थे, जिसमें नेतियम सबसे बड़ा था। उसके छोटे भाई का नाम है लोआक। उनकी एक गोद ली हुई बेटी है जिसका नाम कीरी था। हम उसे गोद लिया हुआ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि असल में वो डॉक्टर ग्रेस की बेटी थी, जो कई सालों पहले जैक के साथ पेंडोरा को बचाते बचाते मारी गई थी। लेकिन उसका मरा हुआ शरीर अभी भी जिंदा था, जिसने बाद में जाकर कीरी को जन्म दिया। उनकी सबसे छोटी बेटी है तुक्तिरे। ये इतनी प्यारी है कि मैं आपको क्या बताऊं। पूरी मूवी में इससे अच्छा कोई नहीं। उनके साथ एक इंसानी बच्चा भी था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये किसका बेटा है। ये उस कर्नल का बेटा है जिसने पेंडोरा के साथ इंसानों की लड़ाई शुरू की थी और यहाँ के लोगों को दरिंदगी से मारा। उस लड़के का नाम माइल्स था, लेकिन प्यार से उसे सब स्पाइडर बुलाते थे। नेतीरी को उससे उतना लगाव नहीं था जितना कि बाकी बच्चों से था, क्योंकि उसके लिए तो वो भी एक इंसान ही था जिसने उनके लोगों को मारा। इसके बाद 10 साल से भी ज्यादा का समय बीत गया था। जैक के बच्चे अब काफी बड़े हो चुके थे, लेकिन एक दिन आसमान की ओर निहारते हुए जैक वो देखता है जिसका डर उसे हमेशा सताता था, जो था इंसानों की पेंडोरा पर वापसी। इंसान एक बार फिर से पेंडोरा पर आए थे, लेकिन इस बार पहले से कई ज्यादा ताकतवर, और उनके पास जो मशीनें थी उनके सामने पेंडोरा का कोई भी हथियार किसी सुई के बराबर था। पेंडोरा में लैंड करते ही उनके रॉकेट से इतनी हीट निकलती है कि उसके आसपास की जंगल और वहाँ के जानवर धूल बन जाते हैं। लेकिन ये शायद उनके लिए काफी नहीं था, और वो अपने साथ उसे लाते हैं जो पेंडोरा और जैक सली का सबसे बड़ा दुश्मन था, और वो था कर्नल क्वार्टरिज। आप सोच रहे होंगे कि नेतीरी ने तो उसे 10 साल पहले ही मार दिया था, फिर ये दोबारा जिंदा कैसे हो गया, वो भी एक नावी के शरीर में। दरअसल इंसानों के पास उसकी यादों का पूरा डेटाबेस था जो क्वार्टरिज ने मरने से पहले स्टोर करके रखा था, जिसे वो बाद में नावी के ब्रेन में ट्रांसफर कर देते हैं, और इस तरह जन्म होता है एक नए क्वार्टरिज का। पहले तो वो किसी को पहचान नहीं पाता। उसे ये भी नहीं पता था कि उसे मारा किसने, क्योंकि सारा डेटा उसके मरने के पहले का था। लेकिन उसे ये पता था कि उसका सिर्फ एक ही दुश्मन है, जो था जैक सली। इंसानों ने पेंडोरा में रेलवे लाइन भी बिछा रखी थी, लेकिन अक्सर नावी लोग उसे बर्बाद कर देते थे। जैक अपने बेटों पर बहुत कठोर था। नेतीरी उसे कहती है कि ये हमारा परिवार है, ना कि कोई फौजी पलटन। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पेंडोरा के रेगिस्तानों में इंसानों का नया ठिकाना था, और उन्होंने पिछले 1 साल में इतना ज्यादा विकास किया था जितना कि पिछले 30 सालों में नहीं हुआ होगा। उनकी नई जनरल अब पेंडोरा पर हमेशा के लिए इंसानी कॉलोनी बनाने आई थी, क्योंकि अब अर्थ पर जिंदा रह पाना इम्पॉसिबल था। लेकिन जैक के जिंदा रहते ये कर पाना मुश्किल था, इसीलिए उनका सबसे पहला मिशन था जैक को खत्म करना। कीरी डॉक्टर ग्रेस के अवतार को देखती है, जो टेक्निकली उसकी माँ थी, लेकिन उसे हमेशा जानना था कि उसके फादर कौन है, जिस पर माइल्स उसका मजाक बनाते
बनाते हुए कहता है कि उसके फादर पक्का डॉक्टर ग्रेस के असिस्टेंट हैं, क्योंकि वो दोनों एक साथ ही काम करते थे। इसके बाद क्वार्ट्रिच और उसके लोग उनके जंगलों में घुसपैठ करते हैं। वो उस जगह पर आता है जहाँ पर उसकी मौत हुई थी, लेकिन उसी जंगल में जैक का बेटा लोआक अपनी बहनों के साथ उसी जगह को देखने आया था जहाँ पर जैक ने क्वार्ट्रिच को मारा था। लोआक जब मिलिट्री सूट पहने नावियों को देखता है तो तुरंत ही अपने फादर को इसके बारे में जानकारी देता है। जैक उससे कहता है कि वो फौरन उस जगह से निकले। अब वो चारों वहाँ से छुप के भाग रहे थे, लेकिन क्वार्ट्रिच उन्हें पकड़ लेता है। वो देखता है कि उनके हाथों में 5 उंगलियां थीं। इसका मतलब वो क्रॉस ब्रीड थे। वो समझ जाता है कि ये सभी जैक सली के बच्चे हैं, लेकिन जब वो माइल्स को देखता है तो उसे अपना बेटा याद आता है और हमें ये भी समझ आता है कि माइल्स बाकी इंसानों के साथ अर्थ पर क्यों नहीं गया, क्योंकि वो छोटा था, इसीलिए उसे क्रायो चेम्बर में नहीं सुलाया जा सकता था जो उसे अर्थ पर पहुंचने तक जिंदा रखता। क्वार्ट्रिच उस आर्मर को देखता है जिससे उसने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। उसके अंदर उसकी लाश सड़कर कंकाल बन चुकी थी। क्वार्ट्रिच और उसके लोग सिर्फ जैक सली का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैक उनके ऊपर हमला कर देता है और अपने बच्चों को लेकर वहां से भागने लगता है। क्वार्ट्रिच उन्हें शूट करता है, लेकिन उनका निशाना जंगलों में इतना सटीक नहीं था। वो नेतीरी से कहता है कि मुझे याद है तुम्हारा वो तीर जिसने मेरी जान ली थी, लेकिन अब वो पहले जैसा कमजोर नहीं है। वो उन्हीं में से एक है। वो उनके ऊपर खुलेआम गोलियां चलाता है। उसके तीर कमान उनकी गोलियों का सामना नहीं कर पाती, इसीलिए वो भागने लगते हैं, लेकिन माइल्स भागते भागते रास्ते में गिर जाता है। क्वार्ट्रिच सोचता है कि चलो कोई तो उसके हाथ लगा। वो उसे अपने साथ लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। जैक नेतीरी से कहता है कि हमें इस कबीले को छोड़ना होगा। वो कहती है कि हम उनसे लड़ेंगे, पर जैक उसे समझाता है कि अगर हम उनसे लड़ें तो उनके साथ साथ कबीले वाले भी मारे जाएंगे। दूसरी तरफ वो लोग माइल्स के दिमाग में जैक की लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये प्रोसेस काफी दर्दनाक था। इससे पहले वो मर जाता, क्वार्ट्रिच उस मशीन को बंद कर देता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम वफादार हो, इसीलिए मैं तुमसे जैक के बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन उसे उन एलियंस के बारे में बहुत कुछ जानना था। उनकी भाषा, उनका रहन सहन, लड़ने का तरीका, सब कुछ। जैक अपने परिवार के लिए कबीले के मुखिया का पद किसी और को सौंप देता है, क्योंकि उसके बाद ही वो कबीले से दूर जा सकता था। वो अपने परिवार को लेकर जमीन से हजारों किलोमीटर दूर एक बिल्कुल ही दूसरे नावियों के पास आते हैं। इनका रंग बाकियों से अलग था। जैक उनके मुखिया से कहता है कि हमें यहाँ रहने के लिए छत चाहिए ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रहें। मुखिया जैक के बारे में जानता था कि वो एक योद्धा है। उसे तो क्या, प्लेनेट के सभी लोगों को जैक के बारे में पता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके कबीले को कोई नुकसान पहुंचे, इसीलिए वो उन्हें वापस जाने को कहता है। उसकी वाइफ रोनल कहती है कि इनका शरीर हमारी तरह नहीं है, न मजबूत पूंछ न ही चौड़े हाथ, यहाँ तक कि ये पूरी तरह से हमारे लोग भी नहीं है। लेकिन जैक बहुत सम्मान पूर्वक अपनी मजबूरी को उनके सामने रखता है, जिसके बाद वो उसे कबीले में रहने की इजाजत दे देते हैं। मुखिया के बेटे उन्हें पानी में ठीक तरह से तैरना और सांस लेना सिखाते हैं, क्योंकि पानी में ज्यादा देर तक सांस रोक पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। यहाँ पर वो ऐसे एनिमल्स देखते हैं जो उन्हें उनके जंगलों या उनके समुद्र में देखने को नहीं मिलते थे। मेटकाइना के लोग उन्हें अपने यहाँ के जानवरों की सवारी करना सिखाते हैं। जैक यहाँ सबसे बड़े वाले एनिमल से शुरुआत करता है, जो सिर्फ योद्धाओं के लिए होता था। उन्हें लगा कि जैक उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसे छोटे वाले से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन जैक उन सभी को गलत साबित कर देता है। दूसरी तरफ हम माइल्स को देखते हैं। क्वार्ट्रिच उसके साथ उन ड्रैगन्स के पास आता है जिन्हें नावी अपनी सवारी बनाते थे। क्वार्ट्रिच उनमें से एक को अपने काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रैगन उसे अपने साथ लेकर नीचे कूद जाता है। उसके लोगों को लगा कि वो मर गया, इसीलिए वो वापस लौटने लगते हैं, लेकिन तभी क्वार्ट्रिच उनके सामने आता है और इस बार अपने खुद के ड्रैगन के साथ। मेटकाइना में कीरी पानी में बैठकर रेत को देखे जा रही थी, वो भी काफी देर से। तभी कबीले के मुखिया का बेटा, जिसका नाम ओनंग था, अपने दोस्तों के साथ उसका मजाक बनाता है और उसे सनकी कहकर उसे चिढ़ाता है। उसका नेचर बहुत झगड़ालू था, लेकिन तभी वहाँ पर लोआक आता है और वो उन्हें उसकी बहन से दूर रहने को कहता है, पर वो लोग उसके ऊपर भारी पड़ रहे थे। लेकिन जब उनका भाई नेत्यम आता है और उन्हें ऊंची आवाज में धमकी देता है तो वो लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन लोआक के मन को अभी भी सुकून नहीं था। वो ओनंग को जोर का पंच मारता है और उनके बीच में मारपीट होने लगती है। जब जैक को इसके बारे में पता चलता है तो वो लोआक को मुखिया के बेटे से माफी मांगने को
कहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी खुश था कि अच्छा हुआ उन्होंने उसकी पिटाई की। इसके बाद नोवाक उनसे माफी मांगने जाता है, लेकिन यहाँ ओनंग के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। वो कहता है कि कोई नहीं, चलो हम मिलकर शिकार करने चलते हैं। नोवाक उनके साथ नहीं जाने वाला था, लेकिन वो लोग उसे चलने के लिए उकसाने लगे। वो अपने घर से कई किलोमीटर दूर बीच समुद्र में आते हैं। ओनंग उससे कहता है कि हमारे साथ नीचे चलो, हमारा शिकार नीचे है। वो कहते हैं कि तुम्हें यहीं पर सांस रोके इंतजार करना है, वो बड़ी मछली आने वाली है। नोवाक अपना सारा ध्यान उसी की ओर लगा देता है। वो उसे अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। नोवाक देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है और ऊपर आने पर उसे एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं थी कि उसे वापस जाने का रास्ता नहीं मालूम था, बल्कि ये थी कि वो जगह एक खूंखार मछली का इलाका था। वो नोवाक के ऊपर हमला कर देती है। उसके पास आसपास छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वो पानी में गोता लगाता है। उस मछली ने उसे अपना शिकार मान लिया था और वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही थी। नोवाक ज्यादा देर तक अपनी सांस नहीं रोक पाता और उसका दम घुटने लगता है। उसे तड़पता देख वो मछली उसे खाने जाती है, लेकिन तभी एक उससे बड़ी मछली उसे ऐसा करने से रोक लेती है। नोवाक को जब होश आता है तो खुद को जिंदा पाकर उसे हैरानी होती है। वो मछली तुलकुन स्पीशीज की थी, जिसे मेटकाइना के लोग अपना परिवार मानते थे और उसकी पूजा करते थे। इस वाली मछली का नाम पायाकन था, लेकिन इसे उसके कबीले वालों ने निकाल दिया था क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया था जो उनकी स्पीशीज में करना किसी गुनाह से कम नहीं। उसने अपना बदला लिया था। आखिर किस चीज का, वो हमें आगे बताया जाएगा। नोवाक उसे शुक्रिया कहता है। वो देखता है कि उसके हाथ में किसी ने नुकीले तीर से हमला किया था। वो उसे तुरंत ही निकाल देता है और इसके बाद वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। नोवाक वापस अपने परिवार के पास आता है। कबीले का मुखिया सबके सामने अपने बेटे को नोवाक से माफी मांगने को कहता है, पर वो कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, मैंने ही साथ चलने की जिद की थी। ये जानकर कि नोवाक ने उसे जलील होने से बचाया, ओनंग उसका दोस्त बन जाता है। वो उन्हें उस बड़ी मछली के बारे में बताता है। वो जानकर काफी खुश होते हैं कि एक तुलकुन ने उनकी जान बचाई, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो तुलकुन पायाकान था तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि उसने तुम्हें मारा नहीं, क्योंकि कई साल पहले वो पागल हो गया था और उसने अपने लोगों और बहुत सारे नावियों को मार दिया। लेकिन नोवाक को उनकी बातों पर यकीन नहीं था, और हो भी क्यों, आखिर पायाकान ने उसकी जान बचाई थी। कीरी उन लोगों के साथ उनके पवित्र स्थान पर जाती है। वो जब एक पवित्र पेड़ से खुद को जोड़ती है तो उसे अपनी माँ डॉक्टर ग्रेस दिखाई देती है। वो उससे पूछना चाहती थी कि उसके पिता कौन हैं, लेकिन तभी ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से उसे दौरा आने लगता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसे सही समय पर उन लोगों ने देख लिया। रोनल उसे अपने पुराने नुस्खों से ठीक कर देती है। जैक के दोस्त उसे कहते हैं कि उसे कीरी का ध्यान रखना होगा क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल है। आप सभी सोच रहे होंगे कि क्वार्ट्रिज कहाँ है और आखिर जैक उससे दूर क्यों भाग रहा है, जबकि उसे पता है कि इंसान उसके प्लेनेट को बर्बाद करने आए हैं। सच्चाई तो ये थी कि फिलहाल जैक सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहता था, न कि पूरे प्लेनेट को। दूसरी तरफ क्वार्ट्रिज नावियों की भाषा और तौर तरीके सीखकर और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। उसे पता चल गया था कि जैक अपने कबीले को छोड़कर बीच समुद्र में छुपा हुआ है। वो अपने लोगों के साथ उनके कबीले पर हमला करता है और मेटकाइना के लोगों से जैक के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन उनमें से कोई भी सब कुछ पता होने के बावजूद उसे कुछ नहीं बताते। माइल्स उसे कहता है कि इन्हें मत मारो, इन्हें कुछ नहीं पता। क्वार्ट्रिज उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसे ये भी बताना था कि वो यहाँ तक पहुँच गया है, इसीलिए वो उनके घरों में आग लगा देता है। कबीले के मुखिया को इसके बारे में पता चल गया था। दूसरी ओर नोवाक दोबारा से पायाकान के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें तुम्हारे लोगों ने कबीले से अलग क्यों किया। उसके बाद नोवाक उसके शरीर के अंदर जाता है और उसके शरीर से जुड़कर उसे पता चलता है कि कई साल पहले इंसानों ने उनके ऊपर हमला किया था और उसके परिवार को मार दिया, लेकिन क्योंकि तुलकुन स्पीशीज ने किसी को ना मारने की कसम खाई थी, इसीलिए उन्होंने इंसानों पर हमला नहीं किया। लेकिन पायाकान को अपनी माँ की मौत का बदला लेना था, इसीलिए उसने इंसानों पर हमला किया, जिसकी वजह से उसे उसके अपने ही लोगों ने समाज से बाहर निकाल दिया। नोवाक उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो शायद यही करता। जब वो सभी वापस आते हैं तो मुखिया उनके ऊपर बहुत गुस्सा था, क्योंकि पायाकान से बात करना किसी गुनाह से कम नहीं था। दूसरी ओर हम क्वार्ट्रिज को देखते हैं, जिसे इस बात का एहसास हो गया था कि यहाँ के लोग जैक सली के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, और उसे ये भी पता चल गया था कि यहाँ के लोग तुलकुन की पूजा करते
करते हैं और अगर उन्हें मारा तो वो उसके पीछे जरूर आएंगे, इसीलिए वो उनका शिकार करने जाता है। तुलकुन मछलियों के झुंड में वो एक के ऊपर ट्रैकर लगा देते हैं और उसे झुंड से अलग करके उसके पैरों और पंखों पर हुक्स फंसा देते हैं। उसमें गैस के बलून्स थे, जिसकी वजह से वो तुलकुन ना तो पानी में तैर पाती है और ना ही नीचे जा पाती है। आखिर में वो उसके दिल पर हमला करके उसे मार देते हैं। क्वार्टरिच हैरान था कि आखिरकार इतनी बड़ी मछली ने उनके ऊपर पलटवार क्यों नहीं किया। एक तुलकुन की बॉडी में जितने न्यूरॉन्स थे उतना शायद इस पूरे प्लेनेट में किसी भी एनिमल के पास नहीं था। जो उसे बनाते थे इस पूरे प्लेनेट का सबसे समझदार जानवर। मरीन बायोलॉजिस्ट उसके अंदर से एक खास तरह का लिक्विड निकालते हैं। ये लिक्विड उनके न्यूरॉन से बना था और इसे पीने से इंसानों की उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी हो जाती थी। अर्थ पर वो बहुत ही कीमती था। हर एक बोतल का दाम था $80 मिलियन। उसे मारने के बाद वो उसकी बॉडी को नीचे फेंकने वाले थे, लेकिन क्वार्टरिच उन्हें कहता है कि इसे ऊपर ही सड़ने दो, मैं चाहता हूँ कि उन्हें इसके बारे में पता चले। सच में ये आदमी जैक से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब कबीले वालों को उसकी डेड बॉडी मिलती है तो वो उसे देखकर रोने लगते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्हें नहीं पता था कि इंसान इतने बेरहम होते हैं। लेकिन इसके बाद वही होता है जो क्वार्टरिच चाहता था। उनका कबीला उसके खून का प्यासा हो जाता है। लेकिन जैक उन्हें समझाता है कि हम सब मिलकर भी उन्हें नहीं रोक पाएंगे, वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। वो कहता है कि हमें तुलकुन को बताना होगा कि उनका शिकार हो रहा है और अगर उनमें से किसी के भी ऊपर ये ट्रैकिंग डिवाइस मिले तो समझ जाना कि उनकी जान खतरे में है। नेतीरी जैक से कहती है कि हमें लड़ाई करनी होगी, हम इस तरह भाग नहीं सकते। लेकिन जैक उसे समझाता है कि वो लोग यही चाहते हैं, वो तुलकुन को नहीं हमें मारना चाहते हैं। वो बस हम तक पहुंचने का एक जरिया था। अब यहाँ पायाकन की जान भी खतरे में थी, लेकिन उसे इसके बारे में कौन आगाह करता, क्योंकि उससे कोई बात नहीं करता था। नोआक उसे बताने जाता है कि इंसानों ने फिर से उसके ऊपर हमला किया है, लेकिन अफसोस वो देखता है कि उनका अगला शिकार पायाकन ही था, क्योंकि उसके ऊपर भी वही ट्रैकर लगा हुआ था। वो उसे निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन निकाल नहीं पाते और इंसानों का शिप उनसे बस 1 किलोमीटर दूर था। नोआक अपने डैड की मदद मांगता है और जैक अपने पूरे कबीले के साथ अपने बच्चों को बचाने के लिए निकल जाता है। क्वार्टरिच देखता है कि जैक के बच्चे उस तुलकुन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो सबमरीन को उन्हें जिंदा पकड़ने के ऑर्डर्स देता है, जिसके बाद वो काफी दूर तक उनका पीछा करते हैं। लेकिन उनकी मशीनें नावियों से बहुत तेज थीं और आखिर में उनमें से वो 3 लोगों को पकड़ लेते हैं। माइल्स उन्हें बचाने आता है, लेकिन सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं। कुछ देर बाद वहाँ जैक आता है। क्वार्टरिच उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ दूंगा और बाकियों को कहो कि वो वापस लौट जाएं। जैक को पता था कि उसके जैसा आदमी उसके बच्चों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा, इसीलिए वो सभी को वापस जाने को कहता है और खुद अकेला उनकी ओर जाने लगता है। नीचे समुद्र में पायाकान देख रहा था कि उसका दोस्त खतरे में है, इसीलिए वो समुद्र की गहराई में जाकर उनके ऊपर एक लंबी छलांग लगाता है और उनके कई सोल्जर्स मारे जाते हैं। कबीले के लोगों को यकीन नहीं हुआ कि पायाकन ने उनके ऊपर हमला किया। जैक तुरंत ही उनके ऊपर हमला करता है और कबीले के लोग भी पीछे नहीं हटते। नेतीरी उनके एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और नावी इंसानों को एक एक करके मारने लगते हैं। उनकी एक बोट बेकाबू होकर उनके शिप में लगे ग्लाइडर से टकराती है, जिसकी वजह से उसमें आग लग जाती है। मौके का फायदा उठाकर माइल्स उनके शिप को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो आग और फैल जाती है। उनका शिप एक चट्टान से टकराकर टूट जाता है और अब उनके लिए उनके इलाके से भाग पाना इम्पॉसिबल था। उनकी शिप पानी में डूबने लगती है। जैक क्वार्टरिच के ड्रैगन को घायल कर देता है, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पाता। इसी बीच नेटियम लोआक और अपनी बहनों को उस शिप से निकाल लेता है, पर लोआक कहता है कि हमें माइल्स को भी बचाना होगा। तख्तायरी देखती है कि उसका भाई उसके साथ नहीं आया, इसलिए वो भी उनके पीछे जाती है, लेकिन क्वार्टरिच उसे पकड़ लेता है। लोआक और नेटियम माइल्स को लेकर वहां से निकल रहे थे, लेकिन उनके ऊपर गोलियां चलने लगती हैं और वो जब किसी तरह बचकर पानी में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नेटियम को गोली लगी है। वो उसे वहां से दूर एक चट्टान पर लेकर आते हैं, लेकिन अफसोस तब तक वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और आखिर में उसकी मौत हो जाती है। आखिर में वही हुआ जिसका जैक को सबसे ज्यादा डर था, उसका बेटा इस लड़ाई में मारा गया। क्वार्टरिच उसे कहता है कि उनकी बेटी उसके पास है और अगर वो उसे जिंदा देखना चाहता है तो बिना हथियारों के उसके सामने आए। जैक को पता था कि अगर उसने उसे सरेंडर भी किया तब भी वो उसकी बेटी को नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो उनके ऊपर हमला करता है और शिप के सभी लोगों को मार देता है। वो अपनी बेटी को तो छुड़ा लेता है, लेकिन कीरी वहाँ पर नहीं थी कि तभी क्वार्टरिच उसकी गर्दन पर एक नुकीला चाकू रखकर उसे अपने हथियार फेंकने को कहता है। जैक के पास अब कोई चारा नहीं था।
लेकिन नेत्री उसके बेटे माइल्स को पकड़ लेती है और उसे उसके सामने मारने की धमकी देती है। क्वार्टरिज कहता है कि ये मेरा बेटा नहीं और वैसे भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं था। जब नेत्री उसकी छाती पर चीरा मारती है और वहाँ से खून निकलता है तो क्वार्टरिज घबरा जाता है क्योंकि उसे सच में उसकी परवाह थी। वो तुरंत ही कीरी को छोड़ देता है। जैक अपने परिवार को लेकर वापस जाने लगता है। क्वार्टरिज उसे कहता है कि अगर आज तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं अगली बार तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। जैक ये सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। नेत्री और उसके बच्चे वहाँ से जा रहे थे, लेकिन शिप डूबने से इतना तेज पानी का बहाव आता है कि वो सभी शिप के अंदर खींच लिए जाते हैं। नेत्री और उसकी बेटी ऐसी जगह फंस गए थे जहाँ से निकलने का कोई दरवाजा नहीं था। क्वार्टरिज ने जैक का गला दबा रखा था, लेकिन जब शिप नीचे टकराती है तो उसके झटके से जैक खुद को छुड़ा लेता है और इस बार वो क्वार्टरिज की गर्दन पकड़ लेता है और तब तक पकड़े रहता है जब तक उसकी दम घुटने से मौत नहीं होती। लेकिन वो भी बहुत घायल हो गया था और उसका भी पानी के अंदर दम घुटने की वजह से वो ऊपर नहीं आ पाता। अंधेरे में उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल था, इसीलिए कीरी माँ ईवा से मदद मांगती है, जिसके बाद वहाँ बहुत सारे समुद्री जुगनू आने लगते हैं। नोआक अपने डैड को ढूंढ लेता है, लेकिन वो बुरी तरह घायल थे और सांस लेने के लिए बहुत कम ऑक्सीजन बची हुई थी, पर उसका बेटा उसे हौसला देता है, जिसके बाद वो अपनी आखिरी सांस भरकर ऊपर की ओर आने लगते हैं। लेकिन जैक के लिए ऊपर आना इम्पॉसिबल था, पर खुशकिस्मती से वहाँ पायाकान आता है और वो उन दोनों को ऊपर ले जाता है। दूसरी तरफ माइल्स, जो उन्हें ढूंढ रहा था, वो देखता है कि क्वार्टरिज अभी भी जिंदा है, लेकिन जाहिर सी बात थी कि वो जल्द ही मरने वाला था। वो पहले तो उसे वहीं पर छोड़ने की सोचता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसने उसकी जान बचाने के लिए अपने कदम पीछे किए थे, इसीलिए वो उसे अपने साथ ऊपर ले आता है। क्वार्टरिज को जब होश आता है तो वो उसे अपने साथ वापस चलने को कहता है, लेकिन माइल्स उस पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो जैक के परिवार को ही अपना परिवार मानता था और इस तरह इंसानों और नावियों की लड़ाई में जीत नावियों की होती है। जैक अपने बेटे को वहीं समुद्र के नीचे मेटकाइना के रीति रिवाजों के अनुसार दफना देता है। जैक उनके कबीले के मुखिया को कहता है कि कल मैं और मेरा परिवार यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे ताकि दोबारा यहाँ किसी की जान न जाए, पर मुखिया उसे कहता है कि अब से तुम हमारे कबीले का हिस्सा हो और अब से हमारे साथ ही रहोगे। आखिर में हम देखते हैं कि जैक और नेत्री वहाँ के एक पवित्र पेड़ से जुड़कर अपने मरे हुए बेटे से मिलने जाते हैं। जैक उसे मछली पकड़ते हुए देखता है और उसकी आंखों में आंसू थे। यहाँ उसे एहसास होता है कि वो कितना गलत था। वो इंसानों के साथ इस लड़ाई में कभी भाग नहीं सकता। भागना उसके लिए कोई सलूशन नहीं और अब से वो उनसे लड़ेगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही एक और मूवी है जिसमें एलियंस अर्थ पर आते हैं, लेकिन इस कहानी में इंसान उन्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं थे। ये बहुत ही अनोखी कहानी है। राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।